नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी, नहीं दिखा दम, वोट पड़े कम। एमपी की 29 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन चौथे चरण में भी कम मतदान हुआ। इस चरण में भी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का दम नहीं दिखा। बीजेपी के कई मंत्री के इलाकों में भी मतदाता अपने घरों से नहीं निकले। तो यही हाल कांग्रेस के दिग्गजों के क्षेत्रों में भी रहा। फिर चाहे बात जीतू पटवारी की करें या फिर उमंग सिंगार की या कांतिलाल भूरिया की। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्यों लोकसभा चुनाव में दिग्गजों का परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा और क्या इस कमज़ोर परफॉर्मेंस का आधार बनाकर बीजेपी और कांग्रेस कोई एक्शन लेगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बड़े नेताओं का परफॉर्मेंस रहा कमजोर। 24 में जनता गई किसकी ओर। प्रदेश में सभी 29 सीटों के लिए मतदान हो गया है। अब इंतजार 4 जून यानी नतीजों का है। लेकिन तीसरे चरण को छोड़ दें तो सभी चरणों में वोटिंग परसेंट गिरा है। बीजेपी के मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेताओं के इलाकों में भी मतदान प्रतिशत की अच्छी स्थिति नहीं रही, जबकि खबरें आई थी कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने मंत्रियों को हिदायत तक दी थी कि अगर उनके क्षेत्र में कम वोटिंग हुई तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। तो क्या अब बीजेपी नतीजों के बाद कोई बड़ा एक्शन लेगी? खैर, बीजेपी का इसको लेकर अलग तर्क है। मतदान प्रतिशत कुछ हद तक घटा है, कुछ परसेंट घटा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मतदान की दर कम हुई है। औसतन मतदान अच्छे हुए हैं और अगर मतदान की दर घटी है तो उसका कारण है कांग्रेस पार्टी के हताश निराश कार्यकर्ता जो अपने मतदाताओं को जागरूक नहीं कर पाए घरों से निकलने के लिए। रही बात मंत्रियों पर जो कार्यवाही की आप कह रहे हैं, तो देखिए, जब हम जीत रहे हैं, सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं, 29 की 29 पार कर रहे हैं, तो फिर किस प्रकार की कार्रवाई? ये सारे भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है, ऐसी कोई चर्चा संगठन में। बीजेपी भले कुछ भी कहे, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक के क्षेत्र में विधानसभा चुनाव से कम वोटिंग लोकसभा में हुई है। इतना ही नहीं, इंदौर 1 जो कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र है, यहाँ 59.84% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में यहाँ पर 66.96% मतदान हुआ था। इसी तरह नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार के क्षेत्र में भी वोटिंग परसेंट गिरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेता वोटर्स को मतदान केंद्रों तक लाने में असफल हुए। कांग्रेस के बड़े नेताओं के इलाकों में भी वोटर्स ने वोटिंग करने में रुचि नहीं ली। उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, महेश परमार समेत कांतिलाल भूरिया के क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रहा। हालांकि कांग्रेस का इसको लेकर क्या सोचना है वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जो 4 चरणों में मतदान हुआ है, उसमें प्रदेश के जो महंगाई का हाल बेहाल है, उससे मतदाता और आम जनता बहुत नाराज है। और इन नाराजगी का जो परिणाम है वो हमें मत प्रतिशत के रूप में भी देखने को मिल रहा है। हम बहुत 10 से 12 सीटें यहाँ मध्य प्रदेश में जीतेंगे और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ देश में सरकार। पहले और दूसरे चरण में जब कम मतदान हुआ था तो शाह ने मंत्रियों की क्लास लगाई थी और जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम वोटिंग हुई है उन्होंने इसके लिए कई सारे कारण गिनाए थे। हालांकि शाह की क्लास के बाद तीसरे चरण में मतदान बढ़ा, लेकिन चौथे चरण का वोटिंग परसेंट बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए अच्छे संकेत नहीं है। खैर, कांग्रेस इसको लेकर कोई एक्शन लेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन शाह के डेंजर जोन में कौन कौन है और बीजेपी नतीजों के बाद क्या एक्शन लेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। आपका अपने अपने दावे हैं, आपने सुने होंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वोट प्रतिशत घट गया। बड़ा जोश था विधानसभा चुनाव में, वो जोश क्यों नहीं रहा मतदाताओं में? क्या वजह देखते हैं आप? या विपक्ष कमज़ोर है या सरकार से जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतरी?
देखिए विजय जी, जहाँ तक वोटिंग परसेंट कम होने की बात है, मुझे लगता है कि पहले 2 चरणों में तो मतदान काफी कम हुआ था, तीसरे चरण में भी कम हुआ था, लेकिन चौथे चरण में अभी मतदान की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है। ये बात जरूर है कि 2019 के मुकाबले में 8-8, 6-6, 7-7% जो वोट की वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, वो दोनों ही पार्टी के लिए चिंताजनक है, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले, दूसरे, तीसरे चरण के बाद वहां के उनके सबसे बड़े नेता चाणक्य माने जाते हैं, जो अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जिन मंत्रियों के यहाँ वोटिंग कम होगी उनको मंत्रिपरिषद से हटाया जाएगा और जिन विधायकों के यहाँ अच्छी वोटिंग होगी उनको मंत्रिपद दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि इंदौर में जो वोटिंग परसेंट कम हुई है और जिसमें सबसे बड़ा रोल अक्षय बम कांति को भारतीय जनता पार्टी में लाने का था, श्रेय था, वो कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के ही इलाके में वोटिंग कम हुई है, तो ऐसे में उनकी नेतृत्व पे भी, क्षमता पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ये बात अलग है कि अब क्योंकि वहां पे कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है, तो हो सकता है कि एक रिकॉर्ड मतों से शंकर लालवानी जी जीत जाए। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इंदौर की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सक्रिय है किसी भी चीज में, आप चाहे सफाई के मामले में देख लें, किसी भी मामले देख लें। इसलिए 25 लाख की आबादी वाले इंदौर में 15 लाख से ज्यादा कुछ लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब है कि 9 लाख लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रतीकात्मक विरोध है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कृत्य किया गया था उसका एक प्रतीकात्मक विरोध है। हो सकता है कि नोटा का भी एक रिकॉर्ड बन जाए और शंकर लालवानी जी का भी रिकॉर्ड बन जाए। सवाल बार बार यही उठ रहा था कि जब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी बरसों से काबिज है, ऐसी स्थिति में अक्षय कांति बम को कांग्रेस में लाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, जो उज्जैन है वहां पर भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है। वो तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, गृह इलाका है, और उन्होंने तमाम पूरे प्रदेश में घूम घूम के करीब 150 से ज्यादा सभाएं की हैं, इसके अलावा रोड शो किए हैं। लेकिन उनके नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि अगर उनके इलाके में कम वोटिंग हुई है। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस एक दावा कर रही कि हम 10 से 15 सीटें जीत जाएंगे, 10 से 15 सीटों का तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन हो सकता है कि 3-4 सीटें अगर कांग्रेस के हाथ में आ जाती हैं तो फिर ये मोहन यादव के लिए भी एक निश्चित तौर पे उनके प्रश्न, उनके लेकिन सिर्फ नेताओं को, बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराना इसके पीछे ठीक रहेगा? क्या वजह हो सकती है? मतदाता क्यों नहीं निकले घर से? वही मतदाता है जो 6 महीने पहले बड़े जोश से बाहर निकला था। देखिए 60-70% से ज्यादा वोटिंग तो कभी होती नहीं है, एक आध बार कहीं 80% हो जाती कुछ इलाकों में। देखिए मतदाता का उदासीनता का सबसे बड़ा जो कारण है वो मुझे लगता है कि राजनेताओं का जो पलायन हो रहा है, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। मतदाता को लगता है कि हमारा वोट व्यर्थ चला जाता है। अगर मान लीजिए हम किसी प्रत्याशी को वोट देते हैं, किसी पार्टी को वोट देते हैं, और वो दूसरे दिन भगवा दुपट्टा ओढ़ लेता है या हाथ पकड़ लेता है कांग्रेस का, तो हमारी कोई अहमियत नहीं है, ना हमारे वोट की कोई अहमियत है, ना हमारी अहमियत है। तो ये जो उदासीनता है, तो हमें वोट देने का कोई औचित्य ही नहीं। तो ये जो आया राम गया राम की वर्तमान राजनीति में स्थिति चल रही है, ये मतदाताओं को उदासीन करती है। निश्चित तौर पे ये मतदाताओं के मन में ये बात आती है कि हमारे वोट का कोई औचित्य रह नहीं गया। तो राजनेताओं को, पार्टी वालों चेतन जी, 2018 के बाद जिस तरह से पलायन हुआ था, मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लें, तो उसका असर बाद में दिखना चाहिए था विधानसभा चुनाव में, वो नहीं दिखा। लोकसभा में ही क्यों दिख रहा है? देखिए लोकसभा में सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकसभा के और विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रादेशिक स्तर पे विधानसभा में लोगों को लगता है कि प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हमारी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जो दिखाई देते हैं जो लोकसभा, देखिए आप ये पिछले 2-3 चरणों में भी मुद्दे तमाम तरह के बदले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भ्रष्टाचार को लेकर चली, फिर उसके बाद मंगलसूत्र को लेकर आ गई, फिर उसके बाद सनातन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फिर उसके बाद आप अडानी अंबानी। तो ये एक आकलन कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि किस मुद्दे पे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सकती है। इसके अलावा जब ये चेतावनी दी गई थी अमित शाह द्वारा कि आपको हटा दिया जाएगा, उसके बाद से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काफी प्रयास किए और उस प्रयास का ये सुफल मिला कि जो पहले दूसरे तीसरे चरण में जो वोटिंग हुई थी उससे काफी हद तक सुधार हुआ था। अब 5वें चरण में भी क्या होता है उसके लिए भी प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर इस तरह से मुझे लगता है कि अगर इंदौर भर को हम छोड़ दें तो
कुछ जगह पे जैसे देखिए कांग्रेस के पास तो कोई स्थिति है नहीं, कांग्रेस के पास होने को कुछ है नहीं, जो कुछ भी है वो पा सकती है। लेकिन बात प्रयास करती हुई तो बीजेपी दिख रही है। लौटूंगा मैं दूसरे दौर में आपके पास। लेकिन प्रभु जी, बीजेपी को ज़्यादा चिंता करना चाहिए, भट्ट साहब कह रहे हैं, और मुद्दे एक वजह हो सकती है या पलायन आप इसके पीछे देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी एक्शन ले पाएगी? जिस तरह उनके सबसे बड़े रणनीतिकार ने कहा था, चेतावनी दी थी, धमकाया था कि मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा तो मंत्री पद जा सकता है। देखिए भाई, जो कारण है कम वोटिंग के, उस यदि हम कारण में जाते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण तो भारतीय जनता पार्टी खुद है। उसने एक ऐसा नैरेटिव देश में खड़ा कर दिया कि अब की बार 400 पार, हम तो 400 से ज़्यादा सीटें जीत कर आ ही रहे हैं। ये चुनाव के पहले से नैरेटिव उन्होंने खड़ा कर दिया। उससे लोगों को ये लगा कि ये तो वापस आ ही रहे हैं, सरकार में लगातार 2 बार से हैं और सामने कोई मुकाबला नहीं दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण यदि हम देखते हैं 2014 और 2019 के चुनाव में, 2014 का जो मामला था, उस समय जो केंद्र की जो सरकार थी, यूपीए सरकार, उस पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तरह तरह के मुद्दे उठ रहे थे, जनता उद्वेलित हो रही थी। अन्ना का आंदोलन था जिसमें पूरे देश भर से लोग सहभागिता कर रहे थे, तो एक अलग तरीके का माहौल था। उस बीच में एक नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, और नरेंद्र मोदी का चेहरा पहली बार आया था उग्र हिंदुत्व वाला, तो निश्चित तौर पर एक उसका असर था 2014 में। और 2019 में जब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई थी, तो राष्ट्रवाद जब भी मुद्दा होता है, आप देखिए जब भी पाकिस्तान का मुद्दा सामने आएगा तो निश्चित तौर पर यह है कि भारत की जनता वोट करने उस सरकार के समर्थन में, जो भी सरकार है उसके समर्थन में बहुत तेज़ी से सामने आती है। इस बार ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी। उसमें एक नैरेटिव जो गढ़ गया कि भाई अब की बार तो हम 400 पार जीत ही रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को लगा जब ये जीत रहे हैं, कोई ऐसी लहर नहीं है उनको, तो वो इस चक्कर उदासीनता इस बार ज़्यादा दिखाई दी है कि हम वोट ना डालें। किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं वोट नहीं डालूं, लेकिन जीत तो वो रही हैं, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, इस तरीके की बातें जो है वो शायद ही रही। इंदौर में जहाँ तक कम वोटिंग की बात है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कैंडिडेट मुकाबला ना होना ये है। जैसा हम देखते हैं छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, क्योंकि सबसे कड़ा मुकाबला हम छिंदवाड़ा का मान रहे थे। उसके बाद यदि दूसरे चरण में दूसरे देखते हैं तो राजगढ़ है, जहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला था, दिग्विजय सिंह बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर वहाँ पर भी वो है। तो जहाँ फाइट अच्छी है वहाँ पर वोटिंग अच्छी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि दंगल में यदि एक पहलवान है जो लगातार जीत रहा है और दूसरा उसके सामने कोई कमज़ोर नौसिखिया पहलवान उतर जाए तो लोग दंगल देखने ही नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके का वोटर का हाल है। उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है और अपना छुट्टी मनाइए, अब तो क्या करना है, वोट डालना है नहीं डालना, सरकार तो वो बनी रही है जो सरकार वो चाहते हैं। तो ये बड़ा एक कारण इसमें समझ में आया है। अब जहाँ तक अमित शाह के उस बात की बात है कि उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों के यहाँ वोट कम पड़ेंगे उनको पद से हटा देंगे, तो ये संभावना बहुत क्षीण दिखती है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि आप जो है चुनावी वोटिंग के परफॉर्मेंस के आधार पर किसी मंत्री को पद से हटा दें। ये जरूर चुनाव के पहले तक ये जरूर था मुद्दा कि आपने लोगों को चार्ज करने के लिए ये बात कही कि उससे मंत्री चार्ज हो जाएं, वो अपने क्षेत्र में सक्रियता बरतें, विधायक चार्ज हो जाएं कि भाई वो मंत्री हटेगा तो उन्होंने कहा कि जिनके यहाँ ज़्यादा वोटिंग हुई उनको मंत्री बनने का चांस मिल सकता है, तो वो सक्रिय हो गए। अब इसमें देखिए ना, कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा था इंदौर में कि उनके जिस पोलिंग बूथ पर 100% मतदान होगा वहाँ पर वो 25 लाख रुपए के जो है विकास कार्य देंगे। गोपाल भार्गव ने भी घोषणा की थी। तो अब जब मंत्री की इस घोषणा का असर नहीं हो रहा है, वहाँ पर करीब 13% पोलिंग उन्हीं के क्षेत्र में कम हो गई है, तो अब इससे अंदाजा लगाइए जनता में कितनी उदासीनता है। लेकिन जो एक अमित शाह की दहशत है या उनकी बात पर उतना अमल करती बीजेपी, वो डर तो खत्म हो जाएगा। देखिए वो डर नहीं, वो नेता भी जानते हैं, वो जिनको डराया जा रहा है वो भी जानते हैं कि इसका अंततः क्या होना है, क्योंकि अभी 6 महीने पुरानी आपकी सरकार है और इस तरीके से केवल चुनावी परफॉर्मेंस पे हटाएंगे। तो आप देखिए ना, मध्य प्रदेश के किस मंत्री के क्षेत्र में ज़्यादा वोटिंग हुई है? छिंदवाड़ा में सब ज़्यादा वोटिंग हुई है, जहाँ पर कि बीजेपी का कोई मंत्री नहीं है। छिंदवाड़ा जिले में उन 7 विधानसभा सीटों से एक भी बीजेपी का कोई मंत्री नहीं, वहाँ सब ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या छिंदवाड़ा के 7 लोगों को आप मंत्री बना देंगे? दूसरी पार्टी के एक तो अभी आ गया बीजेपी में, बाकी तो दूसरी पार्टी के विधायक हैं। मुख्यमंत्री को देख लें आप, उनके यहाँ भी कम वोटिंग हुई है, आंकड़े बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दोनों, उनके यहाँ कम वोटिंग हुई है। तमाम मंत्री जो कैबिनेट में सबके यहाँ कम वोट हुई है। नागर सिंह चौहान जो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके यहाँ भी कम वोटिंग हुई है। यदि हम उसको आंकड़े जाते हैं, सबसे कम 2%, लेकिन कम तो हुई है ना। तो निश्चित तौर पर जो 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का जो लक्ष्य दिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा मैकेनिज्म फेल हुआ है।
और आप मजे की बात ये देखिए कि कांग्रेस के बयान इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि वो तो 370 बढ़ाने का कहा था, आप वोट नहीं बढ़ा पाए। कांग्रेस इस बात पर नहीं दुखी हो रही है कि हमने वोट नहीं बढ़ाया। भाई अब जो बीजेपी की जो प्रवक्ता कह रही थी, हम सुन रहे थे कि कांग्रेस जिम्मेदार है वो कम वोटिंग के लिए, तो आपके जो कार्यकर्ताओं का जो मैकेनिज्म था वो कहाँ फेल हो गया। 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य तो आपने दिया था, कांग्रेस ने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं दिया था कि कितने वोट बढ़ाए जाएं, कितने नहीं घटाए जाएं। कांग्रेस की तरफ से ये कहा ही नहीं गया, तो बीजेपी ने लक्ष्य लिया था और बीजेपी ही फेल हुई है। तो निश्चित तौर पर सवाल यहाँ बीजेपी के उस मैकेनिज्म पर होना चाहिए जो विधानसभा चुनाव में सर्टिफाई हो चुका है कि बहुत अच्छी पोलिंग कराई है उसने। बड़ी तारीफें की गई थी कि भाई जो है आपके यहाँ पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है, किस बूथ पर वोट कम पड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपने फ़ोन करके उनको चार्ज कर दिया। इस बार तो खुद मुख्यमंत्री बैठे प्रदेश कार्यालय में चौथे चरण में, बाकायदा महिला सेल बनाया गया वहाँ पे महिलाओं की वोटिंग बढ़ाने के लिए। उसके बावजूद यदि ये स्थिति रहती है तो अब इस पूरे 4 चरण में यदि मध्य प्रदेश का देखते हैं तो सबसे कम पोलिंग यदि हुई है तो चेतन जी अभी शायद उस पर रोशनी डालें, जो महाकौशल विंध्य का जो इलाका है वहाँ जो पहला चरण था वहाँ पे सबसे 7.40% की गिरावट आई। दूसरे चरण में ये कहा गया कि शादी ब्याह का सीजन है, फसल कटाई का सीजन है, तो 9% की गिरावट आई। तीसरा चरण जो आया वो लगभग बराबरी पर छूटा, थोड़ा सा ही कम रहा, वो 0.11% की कमी उसमें रही तीसरे चरण में। और ये वो वाला बेल्ट है जो ग्वालियर चंबल वाला बेल्ट है, जहाँ पे ये माना जा रहा था कि कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है, जहाँ पर कुछ हारे हुए प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए थे, जहाँ पर बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही थी। कौन जीतेगा ये अलग बात है, लेकिन टक्कर जो थी वहाँ पर नए प्रत्याशियों के बीच में या हारे हुए उम्मीदवारों के बीच में बराबरी की टक्कर थी, जहाँ पर कई बड़े नेता की प्रतिष्ठा साख पर लगी हुई थी। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर ज़्यादा अच्छी पोलिंग हुई है बनिस्बत मालवा रीजन जो सबसे अच्छी पोलिंग करता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पिछले बार से कम पोलिंग हुई है, लेकिन मालवा ने फिर भी मध्य प्रदेश की इज्जत बचाई। यदि हम 4 चरणों को देखते हैं तो अच्छी पोलिंग मालवा रीजन में हुई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अक्षय बम कांड है उसका असर इंदौर में दिखाई दिया, कुछ जगह दूसरे कारण भी रहे, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो पहले दूसरे चरण की तुलना में तीसरे चौथे तक आते आते स्थिति में सुधार हुआ है। तो विपक्ष कमजोर था, ये बड़ा कारण एक सामने आ रहा है। हम देखा है हमने कि चाहे दिग्विजय सिंह मैदान में हो, कमलनाथ मैदान में हो, जब मुकाबला कड़ा है जो प्रभु जी कह रहे हैं, वहाँ पर टक्कर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक वजह तो ये रही है कि विपक्ष कमजोर था, वैसा उम्मीदवार वो नहीं दे पाया जिससे कि वोटर बाहर निकल सकते थे। दूसरी, बीजेपी को तो समीक्षा करना ही चाहिए कि उसने जो लक्ष्य रखा था उसमें सफल क्यों नहीं हुई। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी इस तरह की कोई रणनीति पर काम कर रही होगी या कोई एक्शन लेगी? जो उसके नेताओं के यहाँ भी बड़े बड़े नेताओं के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें 19% कमी आई है, चाहे हम चुर्रट की बात कर लें, भूरिया के यहाँ जरूर जो कहा है प्रभु जी ने कि जहाँ टक्कर है वहाँ थोड़ी कमी कम देखी गई है। नहीं, देखिए कांग्रेस किस पे कार्यवाही करे? कांग्रेस के पास है कौन काम कार्यवाही करने वाले? और ना कार्यवाही किसी पे हो सकती थी। थोड़े बहुत जो बचे अगर उन्हीं पे आप कार्यवाही कर दोगे तो वैसे खत्म हो जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि उन्होंने तो अपने हथियार डाल दिए कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है देखी जाएगी, जो अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो ठीक है। ये बात जरूर है कि छिंदवाड़ा वाली सीट के लिए निश्चित तौर पे बहुत मेहनत की गई, लेकिन ओवरऑल अगर अब आप देखेंगे पूरे चुनाव के दौरान 4 चरणों में चुनाव हुआ, सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपके मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी मध्य प्रदेश में कम आए। बाकी जो प्रादेशिक नेतृत्व था, जीतू पटवारी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो नेता थे वो कहाँ थे, कहाँ प्रचार कर रहे थे? दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं था, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हो, चाहे कोई हो, दीगर जो बड़े बड़े नेता है, चाहे उमंग सिंगार हो। तो इनसे तो पार्टी आला कमान जवाब ले सकती है ना, भाई आप क्यों मेहनत नहीं कर रहे थे? पार्टी आला कमान लेने की स्थिति में कहाँ है? आला कमान इस स्थिति में है ही नहीं किसी से जवाब लेने। ज्यादा आप हल्ला करोगे तो तुरंत गमछा पहन लेंगे, कमल छाप। तो अभी तो स्थिति ये है। चेतन जी में आप संशोधन है, वो कमल छाप की दुकान शटर बंद हो गया, शायद अब चुनाव खत्म हो गया। नहीं, वो पिछले दरवाजे जैसे शराब की दुकानों में सामने से शटर लग जाता है ना, पीछे से शराब चलती रहती है, वैसे ही यहाँ पे भी स्थिति है। वो तो चाह ही रहे कि पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो जाए भारत, और विशेषकर मध्य प्रदेश में तो हो ही जाए। तो ये स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता किसी पे एक्शन लेने का। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का शीर्ष नेतृत्व है और वो जिस तरह से एक्शन लेता है, चाहे बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को हटा दिया जाता है, 5 मिनट के भीतर कोई पूछा पाठ नहीं करता, मंत्रियों को हटा दिया जाता है, सांसदों को हटा दिया जाता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा आंकड़ा तय कर लिया जाए कि 8% या 9% या 7%
से ज्यादा जिनके यहाँ कम वोटिंग हुई है उनको हटा दिया जाए। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी संख्या है, 163 लोग जीत कर आए हैं आपके। तो यदि ये आंकड़ा रहा तो 6% तो सीएम के क्षेत्र में कम हुआ है, वही बात 13% कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में कम हुआ है। के लिए तो सबसे बड़ा संकट का काम है इस देश की, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में सारा जो और अब उनकी विधानसभा में तो कोई विपक्ष में भी नहीं है, जो था वो खुद पार्टी में ले आए। उसके बावजूद अगर इतनी कम वोटिंग हो रही तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंदौर की जनता कैलाश विजयवर्गीय के इस कृत्य से नाराज है और उसने अपना एक सांकेतिक जो विरोध है वो दर्ज करवाए। क्योंकि देखिए 10 लाख अगर 9 साढ़े 9 लाख मतदाता अगर वोट देने नहीं जाते तो ये वास्तव में बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, लोकतंत्र के लिए भी है, पार्टी के लिए भी है और मुझे लगता है कि मतदाताओं के लिए भी। तो ये अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अगर ये पूरा देश ही सोचने लगेगा तो फिर तो वोट ही नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक है, ठीक है आप नोटा में डाल, हो सकता है 5 लाख लोग वोटा नोटा में डाल देते, लेकिन जीतता वही जो दूसरे नंबर पे आता है। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतदाताओं को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमको 5 साल में कोई अधिकार मिलता है तो उस अधिकार का हम उपयोग करें। लेकिन जो परिस्थितियां इस समय राजनीति में हैं, जिस तरह से लोग इधर से उधर हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हमारे वोट का कोई महत्व बचा नहीं। क्योंकि अगर हम किसी को वोट देते हैं और फिर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो हमारा वोट जो है और हमारी जो आस्था है उसके प्रति, उस पार्टी के प्रति या उस प्रत्याशी के प्रति, वो कहीं ना कहीं काम नहीं आता। तो ये जो जैसे अभी प्रभु जी ने भी कुछ कारण बताया, निश्चित तौर पे वो कारण सही है कि जिस तरह से नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया कि हम 400 से पार जा रहे हैं, जनता को भी लगता है हम वोट डालें ना डालें ये तो 400 के पार जा ही रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को प्रचारित करती है, अपने नैरेटिव को सेट करती है और उसका जो प्रचार तंत्र है, उसका जो सोशल मीडिया है या तो अब तक तो जो नैरेटिव सेट करती थी उसका फायदा होता दिखता था, यहाँ तो उल्टा नुकसान होता नजर आ रहा है इस हिसाब से। तो जिसके मतदाता नहीं निकले, ये भी देखना पड़ेगा उनको, भारतीय जनता पार्टी को ये भी सोचना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने मुद्दे बदले हैं उसको लेकर ये भी सोचना पड़ेगा कि हमने जो नैरेटिव सेट किया उसके खिलाफ लोग कैसे हो गए। हमारी जो नैरेटिव सेट करते थे वो तो हमेशा हमारे लिए लाभदायक होता था, लेकिन इस बार लोकसभा में कैसे इसके विरोध में चले गए लोग, ये भी सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और निश्चित तौर पे जब चुनाव के जो परिणाम आएंगे और अगर जो 400 के पार वाली स्थिति है और 400 पार नहीं हो पाया, अगर 300 सवा 300 पे भी भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन रह गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोच का विषय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उन नेताओं के लिए भी। नई रणनीति बनाना होगी बीजेपी को। प्रभु जी, लेकिन जतन तो बीजेपी भी करती है, जतन तो चुनाव आयोग भी करता है, जतन तो राजनीतिक दल तमाम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। फिर ऐसा क्या किया जाए तमाम जतन के बावजूद भी, यदि मतदाता मतदान नहीं कर रहा है, ये महादान नहीं कर रहा है, तो उसे कैसे जागरूक किया जाए? क्या करना चाहिए आयोग को और राजनीतिक दलों को कि मतदान ज़्यादा हो? देखिए प्रजीत जी, चुनाव आयोग का बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है जिस वजह से यहाँ तक मतदान पहुँचा है। अब देखिए जो मोबाइल फ़ोन की संस्कृति आई है, जब सेल्फी का कल्चर आया तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप सेल्फी डालिए, अपनी फ़ोटो डालिए वोट के साथ। तो लोगों ने, बड़े बड़े लोग जो बड़े वीआईपी हैं, ये कहें बड़े बिजनेसमैन, बड़े कलाकार, फिल्मी कलाकार जो वोट डालने नहीं आते थे, वो वोट डालकर अपनी फ़ोटो खिंचा सोशल मीडिया पर डालने लगे क्योंकि उससे उनका प्रचार हो रहा है। तो इसके कारण वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। हम आज से यदि 3-4 चुनाव पहले तक जाते हैं तो वो ये स्थिति नहीं थी, स्थिति में बदलाव हुआ है। सुविधाएं बढ़ी हैं, मतदान केंद्र ज़्यादा बढ़ाए गए, वहाँ पर पीने का पानी, टेंट लगाना, तमाम व्यवस्थाएँ। अब वोटर पर्ची चुनाव आयोग देने लगा है, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये कर दिया है कि आप 13 दूसरे दस्तावेज लेके चले जाइए, आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आप पहचान पत्र दिखाइए और अपना जो है इनाम भी दिए। तो कोशिश निश्चित तौर पर की जा रही है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा एक कारण जो समझ में आया है वो निश्चित तौर पर यही आया है, एक तो मुकाबला वैसा नहीं है। हम यदि विधानसभा चुनाव से देखते हैं तो आप ये देखिए मध्य प्रदेश में इसलिए ज़्यादा पोलिंग हुई थी विधानसभा चुनाव में क्योंकि ये किसी को नहीं पता था किसकी सरकार बनने वाली है। शिवराज सिंह चौहान की तमाम स्कीमें, नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तमाम ये सब बीजेपी की तरफ से था, लेकिन कांग्रेस भी बराबर से टक्कर में थी। किसी को नहीं पता था कि 163 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। तो इस तरीके की स्थिति थी, तो मुकाबला अच्छा था, तो लोग ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक जो बड़ी बात जो अभी चैतन्य जी ने कही वो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इस पर सोचना चाहिए। इंदौर में पिछले चुनाव में 5.5 लाख वोट करीब कांग्रेस कैंडिडेट को मिले थे।
5.5 लाख वोट यदि इस बार नोटा में चले जाते हैं, मान लें कि वो कांग्रेस के वोटर हैं, तो निश्चित तौर पर देश में एक नया माइलस्टोन सेट होता, क्योंकि 51,660 गोपालगंज का रिकॉर्ड है बिहार का पिछले चुनाव का नोटा का। तो वो एक नई परिभाषा नोटा की तय होती। और अब चुनाव आयोग को ये भी करना चाहिए, खासकर उन दल बदलुओं के लिए, जो भी चेतन जी ने कहा कि जो पार्टी बदल कर लेते हैं चुनाव जीतने के बाद, मतदाता के साथ धोखा करते हैं, तो चुनाव यदि उनका बाई इलेक्शन होता है तो चुनाव आयोग को 2 ईवीएम लगानी चाहिए, एक में कैंडिडेट के लिए वोट करें, एक में पार्टी के लिए वोट करें। तो कम से कम ये तो खुलकर तो सामने आया कि उस कैंडिडेट को पार्टी के दम पर वोट मिला जिस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया है, क्या उस कैंडिडेट की अपनी लोकप्रियता है। तो एक बार जनता को समझ में भी आएगा। तो ऐसा प्रयोग चुनाव आयोग, चूंकि प्रयोग धर्मी है, तरह तरह के प्रयोग करता रहे, तो 2-4 जगह ये प्रयोग करके देखना चाहिए। तो कम से कम जनता और जतन भी कर रहा है चुनाव आयोग खुले। किस तरह से मतदान में इजाफा हो। लेकिन जो पूरी बात का सार निकल के आया है कि विपक्ष मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर मुकाबला भी दिलचस्प होगा, और दिलचस्प होगा तो मतदाता भी घर से निकलेंगे। और कोशिश यही होनी चाहिए लोकतंत्र में कि विपक्ष भी मजबूत हो। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।